नमस्कार, आधुनिक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को समझेंगे। दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ कोहलबर्ग की थ्योरी भी पियाजे से काफ़ी हद तक प्रभावित है। ये मान लीजिए कि कोहलबर्ग ने पियाजे की थ्योरी को और आगे डेवलप किया है, क्योंकि कोहलबर्ग का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास की तरह नैतिक विकास भी स्टेजेस की एक सीरीज को फॉलो करता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता यानी मोरलिटी को फोकस करके अपनी थ्योरी को डेवलप किया है। एक बात और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो और अधिक से अधिक टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। फिर भी यदि कहीं आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। कई बार चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं या स्पीड के कारण कुछ पॉइंट स्लिप हो जाते हैं और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हमें नैतिकता या मोरलिटी को भी समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, नैतिकता या मोरलिटी बाई बर्थ नहीं होती। जब बालक का जन्म होता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। उसे जिस काम को करने में मजा आ रहा है बस वही बेस्ट है, लेकिन वो अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में एनवायरनमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे से सामाजिक परिवेश से, अपने आस पड़ोस से, अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों से, स्कूल से, टीचर्स से आदि अन्य बहुत से सोर्सेस से नैतिकता व अनैतिकता को सीखते हैं, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए मॉडल का कार्य करते हैं, उनके लिए एक आइकॉन हैं। बच्चा इन्हीं मॉडल्स का अनुकरण करके ही नैतिक व्यवहार को सीखता है। इतना ही नहीं, बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ है, उसके परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक दशा क्या है परिवार की, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। और जब नैतिक व्यवहार के बाहरी स्रोत यानी एक्सटर्नल सोर्सेस समाप्त हो जाते हैं तो आंतरिक स्रोत यानी इंटरनल सोर्सेस का इस्तेमाल करता है बच्चा। अब वो स्वयं के विवेक द्वारा सीखता है और अपने आचरण को नैतिक बनाने का प्रयास करता है, यानी उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इस बात की समझ आने लगती है। ये सोच सबकी अलग अलग हो सकती है कि उसे क्या सही और क्या गलत लगता है, क्योंकि मोरलिटी सब्जेक्टिव होती है। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसने सही या गलत के लिए अपने अंदर क्या थ्योरी बना रखी है ना। वो किसी सिचुएशन को किस एंगल से फोकस कर रहा है। प्रत्येक इंडिविजुअल के हिसाब से उसकी अपनी सोच जुड़ी होती है। वो किसी परिस्थिति या सिचुएशन में अपनी कैसी नैतिकता का पालन करता है, वो उस पर क्या डिसीजन लेता है। साथ ही डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है ना, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस किसी परिस्थिति के प्रति कैसा रहा है। यदि किसी में मोरल वैल्यू डेवलप नहीं है तो फिर उसके लिए सही व गलत का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, अब देखिए, कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है दो चीज़ों को, एक तो मोरल डिलेमा और दूसरा मोरल रीजनिंग। डिलेमा यानी दुविधा या असमंजस की स्थिति। मोरल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई एक निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मोरल डिलेमा के अंदर कोहलबर्ग ने कुछ दुविधाजनक स्टोरीज बच्चों के इंटरव्यू में उनके सामने रखी, और इन इंटरव्यू में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाई गई जिनमें कहानी के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थीं, और बच्चों को उन नैतिक उलझनों को सुलझाने के लिए कोई एक डिसीजन लेना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सोनी टीवी पर एक प्रोग्राम देखा होगा, जिंदगी के क्रॉस रोड्स। इसमें कार्यक्रम के होस्ट राम कपूर एक कहानी ऑडियंस के सामने रखते थे और उस कहानी को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोककर जहां नायक दुविधाओं से घिर जाता है कि अब उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, होस्ट राम कपूर ये समस्या स्टूडियो के दर्शकों के सामने रखते थे। ठीक, जिस पर बहुत से ओपिनियन व सुझाव लोगों की ओर से मिलते थे और एक दिलचस्प बहस होती थी कि कौन सा सुझाव अधिक नैतिकतापूर्ण है, और बाद में मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए कहानी का क्लाइमैक्स दर्शकों को दिखाया जाता था। यह प्रोग्राम भी एक प्रकार के डिलेमा कॉन्सेप्ट पर आधारित था। दोस्तों, कोहलबर्ग की इसी प्रकार डिलेमा से रिलेटेड 11 कहानियां थीं। उसमें से सबसे लोकप्रिय फेमस स्टोरी हिंज डिलेमा की है, शायद आपने कहीं सुना हो।
जो हिंज नामक एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उसी शहर के एक केमिस्ट या फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी, लेकिन केमिस्ट दवा बनाने की लागत से 10 गुना पैसा अधिक वसूल रहा था। दवा बनाने में $200 का खर्च हुआ था, पर केमिस्ट उस दवा के लिए $2000 की मांग कर रहा था और हिंज की तुलना में ये बहुत अधिक था। हिंज इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो हर किसी के पास गया जिससे वो पैसे उधार ले सकता था। परिवार और दोस्तों की मदद के बाद भी हिंज के पास केवल आधा पैसा इकट्ठा हुआ, यानी $1000। उसने केमिस्ट को समझाया कि उसकी पत्नी मर रही है और उसे दवा की सख्त आवश्यकता है। उसने दवा का रेट कम करने के लिए कहा कि अपनी दवा का रेट तुम कम कर लो या बाकी पैसे बाद में ले लो, आधे पैसे हैं मेरे पास अभी। लेकिन केमिस्ट नहीं माना और केमिस्ट ने कहा, नहीं, मैंने दवा की खोज की है और मैं इससे बहुत सा पैसा कमाने वाला हूं। जिससे हिंज निराश हो गया, हताश हो गया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो निराश बेताब हिंज दवा चुराने के लिए उसी रात प्रयोगशाला में घुस गया और दवा चुरा ली। तब कोहलबर्ग ने विभिन्न उम्र के बच्चों से यह तय करने के लिए कहा कि क्या हिंज को दवा चुराने के लिए प्रयोगशाला को तोड़ना चाहिए था या नहीं, उसने जो किया वो सही था या गलत था। ठीक है, ये स्टोरी। दोस्तों, कोहलबर्ग को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उन्होंने कहा कि आदमी सही था या गलत था। वो तो ये पता लगाने में रुचि रखते थे कि बच्चे इस तरह के निर्णय पर कैसे पहुंचे। बच्चों के बड़े होने पर नैतिक तर्क है यानी मोरल रीजनिंग कैसे बदल गई। कोहलबर्ग ने पाया कि बच्चे बड़े होते ही इन कारणों में क्या होता है, उनके बदलाव आ जाता है, चेंजेज आता है। जैसे जैसे बच्चों का एज बड़ा हुआ था, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को उसने लिया था, उन सभी के कारणों में क्या था, बदलाव था। कोहलबर्ग ने मोरल रीजनिंग के आधार पर मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस का वर्णन किया है। उन्होंने 6 स्टेजें बताई हैं, लेकिन इन्होंने 2-2 स्टेजों को एक साथ रखकर उनके 3 लेवल बना दिए हैं। 3 लेवल हैं इनके और प्रत्येक के 2-2 स्टेजेस हैं। कुल मिलाकर 6 स्टेजेस हैं। देखिए भी 3 लेवल क्या हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरलिटी और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। और प्रत्येक लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले प्री कन्वेंशनल मोरलिटी यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता व्यक्ति में बाहर से आती है। जो पूर्व पारंपरिक नैतिकता है ये कन्वेंशनल से पहले की अवस्था, पारंपरिक अवस्था से पूर्व की अवस्था है। और ये कहां से इसमें मोरलिटी आती है, बाहर से आती है, आउटसाइड से। और सोच कार्यों के भौतिक परिणामों पर आधारित होती है। जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिकता जो होती है, जो नैतिक तर्क शक्ति है, वो प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। देखिए, पहली स्टेज है इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन आज्ञा और दंड से प्रभावित होता है, क्योंकि वो दंड से डरता है कि वो दंडित ना हो। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे ये मानते हैं कि उन्होंने बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे, क्योंकि उनका ध्यान उनके कार्यों के प्रत्यक्ष परिणामों पर है। उनकी मुख्य चिंता सजा से बचना है और आज्ञाकारी होना है। जैसे हिंज के मैटर में उससे दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि वो उसके परिणाम स्वरूप जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक। देखिए, दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वो परिपक्व होता है, तो वो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। और बच्चे का सबसे अधिक ध्यान होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी मेरे लिए इसमें क्या है। साथ ही बच्चे किसी काम को करने से पहले ये पूछने लगते हैं कि इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे, यानी मेरे लिए इसमें क्या है। ठीक है ना, जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो काम करना चाहिए या नहीं। आपने प्रायः घरों में देखा होगा। एक बात और, जैसा बर्ताव उसके साथ हुआ है वैसा ही वो दूसरों के साथ करता है।
कई बार क्लास में दो बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं और टीचर्स को डिसाइड करना बड़ा कठिन हो जाता है कि पनिशमेंट किसे दिया जाए। एक कहता है कि इसने पहले ऐसा किया था, तो दूसरा कहता है कि इसने पहले ऐसा किया था, है ना। तो यहाँ वही एक्सचेंज वाली बात है, और वो इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। अतः इस स्तर की नैतिक सोच ये कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन रहा हो, है ना। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वो भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी। पारंपरिक नैतिकता को आंतरिक रूप दिया गया है। कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत जो है क्या है कि वो पारंपरिक नैतिकता को आंतरिक रूप दिया गया है, यानी ये इंटरलाइज्ड होती है और चिंता या सोच समाज के मानदंडों यानी सोशल नॉर्म्स पर आधारित होती है। जो सोशल नॉर्म्स है उन पर आश्रित होती है। इसमें देखिए तीसरी स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इस अवस्था में बच्चा जो भी काम करता है वो दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा करने के लिए करता है, अपनी इमेज या छवि को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनाने का प्रयास करता है, यानी वो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज है। ठीक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है, तो इससे बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार में, स्कूल में, अपने पड़ोस में मित्रों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जो उन्हें उनकी नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट और चौथी स्टेज है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस स्टेज में एंटर होने के से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वो उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन अब वो समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर वो ये समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है और बालक की नैतिकता सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने पर अधिक होती है। अब देखिए इसके बाद अगला लेवल आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ये राइट्स और जस्टिस की व्यक्तिगत समझ से आती है, चाहे वो समझ सामाजिक मानदंडों से मेल खाती हो या नहीं। इसमें देखिए पांचवी स्टेज है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यह अवस्था या इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति ये मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, वो हमारा दायित्व बनता है। व्यक्ति इस बात से अवगत हो जाता है कि जनता के भले के लिए नियम कानून मौजूद हैं, परंतु किसी समय जब वे नियम कानून व्यक्ति विशेष के हितों के विरुद्ध हो जाते हैं, भाई कानून सबके लिए बराबर बनाए जाते हैं, पर किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के विरुद्ध वो कानून कार्य करने लगते हैं। क्योंकि मुद्दे हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे हेंज की दुविधा में जीवन की सुरक्षा चोरी के खिलाफ कानून तोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज है आपकी लास्ट स्टेज, छठवीं स्टेज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था यही होती है जो सबसे हाईएस्ट है, और यहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन सार्वभौमिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अब मानवता की रक्षा के लिए स्वयं से ऊपर उठकर नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है। इस स्तर पर लोग क्या करते हैं कि नैतिक दिशा निर्देशों का अपना दृष्टिकोण स्वयं उनका निर्धारित होता है, जो कानून के अनुकूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, जस्टिस और इक्वालिटी आदि। व्यक्ति इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए तैयार होगा, भले ही इस कार्य में शेष समाज के खिलाफ उसे जाना पड़े। वो निर्णय जोखिमों से भरा ही क्यों ना हो। समझ रहे ना बात को। जैसे बहुत से महापुरुष आपने देखे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम महापुरुषों का दर्जा देते हैं, यानी क्योंकि ये इनकी सोच औरों की भलाई के लिए थी, स्वयं से परे थे ये। तो दोस्तों ये थी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेज। इन स्टेजेस में एज ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि कई बार एज अधिक हो सकती है परंतु मोरलिटी का लेवल कम हो सकता है। अब जैसे हम ये कहें कि जो हमारे फर्स्ट लेवल था, जो हमारा प्री कन्वेंशनल, उसको हम चाइल्डहुड एज से जोड़ दें,
और कन्वेंशनल को एडोलसेंस और पोस्ट कन्वेंशनल को एडल्टहुड से। तो यहाँ पर समस्या ये है कि चूंकि एज कई बार क्या होती है, अधिक हो सकती है और मोरालिटी का लेवल स्तर कम हो उस व्यक्ति में, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की नैतिकता किस स्तर पर है। ठीक, तो दोस्तों अब हम कोहलबर्ग की पर्सनल लाइफ को भी एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में हुआ था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ग्रेजुएशन किया और 1958 में बच्चों के नैतिक विकास पर अपने डॉक्टरेट डिसर्टेशन रिसर्च को पूरा किया और 1971 में बेलीज में क्रॉस कल्चर कार्य का संचालन करते हुए कोहलबर्ग एक ट्रॉपिकल डिसीज यानी उष्णकटिबंधीय बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। एक पैरासाइट इनको लग जाता है और अगले 16 ईयर तक यानी 16 वर्षों तक डिप्रेशन और शारीरिक पीड़ा से जूझते रहते। बड़ा कष्टकारी इनका अंतिम समय था और लास्ट में 20 जनवरी 1987 को उन्होंने मैसाचुसेट्स अस्पताल से छुट्टी का एक दिन मांगा जहां उनका इलाज किया जा रहा था और कथित तौर पर बोस्टन हार्बर बंदरगाह में डूबकर आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी मृत्यु को बहुत ही दुखद तरीके से चुना। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।